तो आज की क्लास में पुनः आपका स्वागत है। आज हम लोग लेसन 4 द्विघात समीकरण देखेंगे, ठीक है। तो इस चैप्टर को स्टार्ट करने के पहले कोई भी टॉपिक हो उसको पढ़ना है तो पहले उसको बेस को पकड़िए, ठीक है। तो इस चैप्टर के बारे में सबसे पहले हम लोग इंट्रोडक्शन करेंगे, ठीक है। परिचित होंगे ये चैप्टर क्या है, उसके फार्मूला देखेंगे कि क्या क्या फार्मूला है, ठीक है। यदि वो आपको समझ में आ जाता है तो आपको चैप्टर आसान हो जाएगा। यदि ये अगर ये बेसिक क्लास नहीं समझ में आएगा तो फिर आपका ये जो प्रश्नावली है वो हार्ड लगेगा। तो इसीलिए आइए हम लोग पहले इसके इंट्रोडक्शन देखते हैं, ठीक है। तो ये द्विघात समीकरण स्टार्ट करने के पहले आपको द्विघात बहुपद पढ़ना होगा, ठीक है। तो उसके बारे में हम लोग समझते हैं पहले। तो आइए समझते हैं द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद क्या है, ठीक है। तो एक चर में वह बहुपद जिसका घात 2 हो उसे द्विघात बहुपद कहते हैं। जैसे क्या हो, देखिए एक चर में, ठीक है, एक चर में वह बहुपद जिसका घात क्या हो 2 हो उसे हम लोग क्या कहेंगे, द्विघात बहुपद कहेंगे। जैसे यहाँ पर 3x² माइनस 5x प्लस 6, ये क्या है, द्विघात बहुपद है। ये कै चर में है, एक चर में है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर केवल x आया है, ठीक है, केवल x आया है, यहाँ y नहीं है। x और y आता इस समीकरण में तब ये 2 चर कहलाता है। यहाँ पर एक चर कहने का मतलब है कि यहाँ पर केवल x आया है। और भी चीज़ का एग्जाम्पल हो सकता है, यहाँ पर 4x² माइनस 9, ठीक है। तो ये हमारा क्या कहलाएगा, ये द्विघात बहुपद कहलाएगा, ठीक है। अब द्विघात बहुपद हम उसको कहेंगे जिसका मतलब ऐसा, इस देखिए इस समीकरण में इसमें x का सबसे बड़ा घात क्या है, 2 है, ठीक है। x का सबसे बड़ा घात क्या है, 2 है, इसीलिए द्विघात बहुपद कहलाएगा। यहाँ पर भी x का सबसे बड़ा घात क्या है, तो यहाँ पर 2 है, इसीलिए द्विघात बहुपद होगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग इसके आगे देखेंगे। अब इसके हम लोग देखेंगे द्विघात बहुपद के व्यापक रूप। द्विघात बहुपद के व्यापक रूप क्या होता है। तो द्विघात बहुपद के व्यापक रूप होता है ax² प्लस bx प्लस c, जहाँ a b और c क्या है, वास्तविक संख्या है। वास्तविक संख्या है, ठीक है। और यहाँ पर क्या होना चाहिए, a डज नॉट इक्वल टू 0 और a कभी 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है। a 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है। यदि ये आपका यहाँ a बराबर अगर a इक्वल टू 0 हो जाता है तो ये आपका द्विघात बहुपद नहीं कहलाएगा, क्योंकि यहाँ पर अगर a 0 हो जाएगा तो ये आपका ये पार्ट पूरा 0 हो जाएगा, यहाँ 0 हो जाएगा, बचेगा bx प्लस c। तो इसको यहाँ ऐसे 0 घटा सकते हैं, तो ये क्या बना, bx प्लस c। तो क्या हो जाएगा आपका, ये रैखिक बहुपद हो जाएगा, रैखिक, जो हम पीछे क्लास में देख चुके हैं रैखिक बहुपद। तो ये रैखिक बहुपद हो जाएगा, ठीक है। वैसा बहुपद जिसका घात, जिसके चर का क्या घात 1 हो उसे हम रैखिक बहुपद कहते हैं, ठीक है। तो ये मेरा
द्विघात बहुपद है क्योंकि यहाँ a डज नॉट इक्वल टू 0 नहीं होना चाहिए। और क्या, और यहाँ c जो है, ठीक है, c क्या है, अचर पद है, अचर पद है। x का गुणांक यहाँ पर a है और यहाँ x स्क्वायर का गुणांक a है और b यहाँ x का गुणांक क्या है, b है और c अचर पद है। ठीक है, इस पर आप ध्यान देंगे। ठीक है, अब हम लोग समझेंगे यहाँ पर द्विघात समीकरण। द्विघात बहुपद हम लोग समझ लिए, अब हमको समझना है द्विघात समीकरण किसको कहते हैं। चलिए द्विघात समीकरण समझते हैं। द्विघात समीकरण, ये द्विघात समीकरण क्या है? तो जब द्विघात बहुपद को, जब द्विघात बहुपद को, यही द्विघात बहुपद है, जब द्विघात बहुपद को शून्य के तुल्य हो जाए, ठीक है, जब शून्य के तुल्य हो जाए, जब शून्य के बराबर हम लोग कर देते हैं तो वह क्या हो जाता है, तो वह हमारा द्विघात समीकरण कहलाता है। और ध्यान देना है कि जहाँ a डज नॉट इक्वल टू 0 है, यहाँ पर भी a, b और c वास्तविक संख्या है और क्या, c अचर पद है, अचर पद है। ठीक है, और यहाँ a, b और c क्या है, वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या। ठीक है, जो हम समझा रहे हैं उसको आप ध्यान से समझते जाइए। ठीक है, आपका चैप्टर बहुत आसान हो जाएगा। अब हम लोग देखते हैं, इसको हम मिटाते हैं। आप देखेंगे द्विघात समीकरण का हल। ठीक है, तो द्विघात समीकरण का जो हल होता है, द्विघात समीकरण का हल, ठीक है, तो द्विघात समीकरण का जो हल होता है वो 2 होता है। ठीक है, इसको हम लोग हल या मूल भी कहते हैं। तो ये जो मूल होता है, ये जो मूल होगा, ये 2 ठो, ये होगा पहला अल्फ़ा, ठीक है, इसको बोलते हैं अल्फ़ा, इसको बोलते हैं बीटा। ये क्या है, ये द्विघात समीकरण के ये 2 मूल्य हैं, अल्फ़ा और बीटा। ठीक है, इसको बोलते हैं अल्फ़ा, इसको बोलते हैं बीटा। तो अब देखिए, अब यहाँ पर हम लोग समझेंगे एक नोट करके कि जिस बहुपद के जितना घात होता है, ठीक है, जिस बहुपद का जितना घात होगा, जैसे यहाँ पर हम देखते हैं, यहाँ पर कर देते हैं x² bx प्लस c, ये द्विघात बहुपद है। तो जिस बहुपद का जितना घात होता है, यहाँ पर x का घात कितना है, 2, तो इस बहुपद का घात क्या है, 2, तो जिस बहुपद का घात जितना होगा उसके हल की संख्या उतना होगा। ठीक है, यानी मूल उसका उतना होगा। तो यहाँ पर घात कितना है, 2, तो यहाँ पर इसका मूल कितना होगा, यहाँ पर मूलों की संख्या कैगो होगा, 2 ठो होगा, यानी हल की संख्या कैगो होगा, 2 होगा, यानी हल इसका 2 मिलेगा। ठीक है, तो अगर यहाँ पर ऐसे कर दे, ये रैखिक समीकरण, ये द्विघात बहुपद है, तो ये है रैखिक के लिए, जैसे bx जैसे c है, यहाँ पर अगर बात करें bx प्लस c का, ठीक है, तो ये रैखिक बहुपद है। ठीक है, तो ये रैखिक बहुपद का यहाँ पर x का पावर क्या है, 1 है। ठीक है, तो यहाँ पर हल क्या होगा, यहाँ पर मूल क्या होगा, इसका 1 होगा, यानी इसके हल की संख्या क्या होगा, 1 होगा। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे यदि बहुपद के दोनों मूल दे दिए हों, यदि बहुपद
के दोनों मूल दिए हों तो, यानी जब अल्फा और बीटा का मान दे देगा तो पूछेगा कि द्विघात समीकरण इसका बताइए, ठीक है। तो इसके द्विघात बहुपद, तो ये हो जाएगा द्विघात बहुपद बराबर होगा यहाँ एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। ये आपका ये फार्मूला है, ठीक है। जब आपके अल्फा और बीटा दिया रहेगा, ठीक है, कुछ भी दिया हो और बीटा बराबर भी कुछ दिया हो, यानी दोनों मूल दे दिया हो, तो वहाँ पर द्विघात बहुपद ज्ञात करने को बोलेगा, तो यह फार्मूला यूज कर सकते हैं, ठीक है। आइए हम लोग आगे और देखते हैं। अब हम लोग देखेंगे मूलों में संबंध। मूलों में संबंध क्या है? मूलों में संबंध कहने का मतलब है कि अल्फा और बीटा में क्या संबंध है। तो यहाँ पर मूलों में संबंध क्या है, पहला देखेंगे तो ये होता है मूलों का योगफल। मूलों का योगफल बराबर होता है माइनस बी बाई ए होता है, ठीक है। मूलों का योगफल बराबर होगा माइनस बी बाई ए। इसी को हम लोग लिख सकते हैं मूलों का योगफल। योगफल मतलब जोड़। तो मूलों का मूल हो गया अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होगा माइनस बी बाई ए होगा, ठीक है। तो यह फार्मूला आप याद रखेंगे, ये आपको पढ़ने को मिलेगा, ठीक है। अब यहाँ पर दूसरा क्या होगा, तो यहाँ पर होगा मूलों का गुणनफल। मूलों का गुणनफल बराबर क्या होगा, तो माइनस सी बाई ए, ठीक है। ध्यान देंगे, मूलों का गुणनफल करने का मतलब अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होगा माइनस सी बाई ए होगा। इसको भी आप क्या करेंगे, याद रखेंगे, ठीक है। तो ये मूलों में संबंध क्या हो गया, मूलों का योगफल, ये मूलों का गुणनफल, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे आगे की तरफ द्विघात समीकरण। अब द्विघात समीकरण के जो हल होता है, जो द्विघात समीकरण का हल होगा, ये आपका दो होगा, ठीक है। दो पढ़ना इसमें। तो पहला क्या होगा, गुणनखंड विधि द्वारा, यानी इसमें गुणनखंड करना है, ठीक है। और दूसरा क्या है, पूर्ण वर्ग विधि द्वारा, ठीक है। द्विघात समीकरण जो है उसको किस विधि द्वारा पढ़ना है, गुणनखंड विधि द्वारा हल करना है और एक पूर्ण वर्ग विधि द्वारा करना है। तो यदि अगर गुणनखंड नहीं हो रहा है, तब यदि गुणनखंड नहीं होगा तो क्या करेंगे, ठीक है। तो गुणनखंड नहीं होगा, ठीक है, तो वहाँ पर अल्फा बराबर होगा माइनस बी प्लस अंडर रूट डी बटा में 2 इंटू ए, ठीक है। यहाँ पर अगर गुणनखंड ना हो तो अल्फा बराबर क्या होगा माइनस बी प्लस अंडर रूट डी बटा में 2a, और बीटा बराबर क्या होगा, तो यानी दूसरा मूल्य बराबर ये होगा, ये हो जाएगा माइनस अंडर रूट डी बटा में ये 2 इंटू ए, जहाँ d क्या है, विविक्तर है, जहाँ d क्या है, विविक्तर, और d बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है। आप इसको याद रखेंगे, ठीक है।
बी स्क्वायर माइनस 4ac, डी बराबर फार्मूला होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक। यानी यहाँ पर लिखेंगे बी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है। अब डी के मूल, थोड़ा सा मूल के बारे में हम लोग समझेंगे। ये हो जाएगा, हम मिटा कर देते हैं। अब हम लोग देखेंगे, थोड़ा सा डीप पर चर्चा करेंगे कि मूलों का प्रकृति क्या होता है। मूलों का प्रकृति पहला आपका है, यदि डी ठीक है 0 से क्या है, बड़ा है, यानी जो डी का जो वैल्यू आएगा वो 0 से बड़ा होगा तो मूल क्या होगा, तो जो मूल होगा वो क्या होगा, मूल वास्तविक और असमान, ठीक है। यहाँ डी अगर 0 से बड़ा है तो मूल वास्तविक और असमान होगा, यानी इसका क्या होगा, अर्थात हल, इसका हल निकलेगा, हल होगा, ठीक है। आप देखिए दूसरा केस क्या है, यदि, ठीक है, यदि डी बराबर 0 हो तो मूल वास्तविक और समान होगा। जब डी के बराबर 0 हो जाए तो क्या होगा, मूल वास्तविक और समान हो जाएगा, समान होगा, ठीक है। अर्थात इसका भी क्या होगा, हल होगा, हल होगा, ठीक है, इसका हल निकलेगा। तीसरा केस में क्या है, यही यदि डी छोटा हो जाए 0 से, छोटा का चिन्ह है, ये बड़ा का चिन्ह है, तो यदि डी 0 से छोटा हो जाए, 0 से छोटा होने का मतलब क्या, इसका मतलब डी का वैल्यू अगर माइनस में आ जाए, ठीक है, अगर डी बराबर यहाँ पर माइनस अगर आ जाए तो ये डी छोटा हो जाता है, ठीक है। तो उस स्थिति में क्या होगा, जो मूल होगा काल्पनिक होगा, काल्पनिक होगा, अर्थात हल नहीं निकलेगा, ठीक है। तो हम लोग लेसन 4 का अच्छा से थ्योरी कंप्लीट कर लिया है, ठीक है। इस पर आधारित हम लोग क्वेश्चन आप देख सकते हैं। तो आप इस थ्योरी को, ठीक है, आप याद रखेंगे। यदि आपको याद है तो क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है। तो आज का क्लास हम यहीं तक स्टॉप करते हैं। आपको क्लास करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।